अरे यार, चलो एक बार फिर करेंगे, ठीक है। चलिए, लिबरलिज्म को जरा ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार व्हाइट स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन में आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे मेन मुद्दा है कि ऊपर है आपका स्टेट और नीचे है आपके कॉमन मैन। लोगों के पास होते हैं अधिकार, जिसको हम राइट्स कहते हैं, और स्टेट के पास होती है अथॉरिटी। क्या होती है? अथॉरिटी। और अथॉरिटी आप सभी जानते हैं, अथॉरिटी को हम क्या कह सकते हैं? सर ओबीडियंस, कमांड एंड ओबीडियंस, एब्सोल्युटली। कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड एंड ओबीडियंस। यहाँ पर कमांड होती है और साथ में क्या होती और है? ओबीडियंस। ओबीडियंस। ओबीडियंस ओबीडियंस होती है, यानी कि अथॉरिटी के पास कमांड होती है और इसको लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो ये होता है, एक तरफ स्टेट होता है और एक तरफ नीचे लोग होते हैं। अब जैसे डायग्राम के हिसाब से मैंने कहा ऊपर स्टेट होता है नीचे लोग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऊपर लोग होते हैं नीचे स्टेट होता है, डायग्राम आप कैसा भी बना सकते हो, पर अथॉरिटी होती है तो अथॉरिटी को हम ऊपर ही दिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब हम एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या है इसको समझने के लिए? कंडीशन कुछ इस तरह की बना रहा हूं मैं। एक बना रहा हूं जर्मनी को, ठीक है। जर्मनी वाला बना रहा हूं। जब यहाँ पर कौन सी विचारधारा है? नाजिज्म, ठीक है। और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी बनाऊंगा, काल्पनिक, आप लोगों को समझाने के लिए। और एक तरफ मैं इंडिया ही बना रहा हूँ, आजकल का इंडिया, जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया है, जिसमें हमारी बहुत प्यारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, ठीक है। पहले सुन लेना अच्छी तरह, ठीक है। अब वही बनाते हैं, यहाँ पर भी हमें दिखेगा ऐसे ही एक सर्कल बनाते हैं। ऊपर हो गया स्टेट, और स्टेट में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अभी आपकी, क्या रख रहा हूँ मैं? डिक्टेटरशिप। क्योंकि यहाँ पर स्टेट कैसा है हमारा? हिटलर वाला बना रहा हूँ मैं, हिटलर वाला, हिटलर वाला बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्टेट यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, और मोर स्पेसिफिकली नाजिज्म। और मैंने आपको फर्क भी बताया था, नाजिज्म और फासिज्म में क्या डिफरेंस होता है। होते तो बहुत हैं, पर जो मेन डिफरेंस ये है, नाजिज्म ज्यादा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, राजिज्म ज्यादा किसमें? फासिज्म में ज्यादा फोर्स लगाते हैं ना, और नाजिज्म में रेसिज्म आता है। हाँ, नाजिज्म में रेसिज्म को, रेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। ज्यादा खतरनाक ये होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऊपर स्टेट है जिसमें डिक्टेटरशिप है, नाजिज्म है, तो नीचे जो लोग हैं, ठीक है, लोगों में मैं लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ ज्यूस पीपल। कुछ लोग ज्यूस है नीचे, और कुछ लोग क्रिश्चियन है, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये जिस रेस को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, वो कौन सी को दी जाती है? क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और वैसे ही हम देखेंगे, ये जो रेस है, ज्यूस वाली रेस है, इसको हम बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव को मैं थोड़ा इस तरह से लाइन में दिखा रहा हूँ, यानी कि इनके साथ बहुत अत्याचार किए जाते हैं, ठीक है, बहुत अत्याचार। यानी कि जो ज्यूज हैं उनके पास लिबर्टी कुछ नहीं होती है। लिबर्टी कुछ नहीं होती है। अब लिबर्टी को तो हम आगे देखते रहेंगे, पर इतना याद ना, लिबर्टी मतलब छूट, अधिकार, कुछ नहीं होता है। एक भारत के उपलक्ष्य में देखते हैं, अगर आर्टिकल 19 की बात करूं तो इनके पास नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वहीं पर जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके पास कहीं ना कहीं आपको दिखेगा एब्सोल्यूट राइट होने लग जाते हैं, यानी कि आर्टिकल 19 पूरी तरह से इनके पास होगा। तो जब इस तरह की हरकतें होती हैं समाज में, ठीक है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पर क्लास डिफरेंस आएगा? ज्यूस के साथ शोषण होगा, और ज्यूस के साथ आपको पता ही है होलोकास्ट हुआ था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ज्यूस को भागना पड़ेगा। एक सर कंडीशन, ये तो हमारे इंडिया के वर्ण सिस्टम जैसा नहीं हो गया? हाँ जी, जैसे हाँ ब्राह्मण्स और शूद्राज वाला ही हो गया केस। जी, एब्सोल्युटली, ठीक है। अब यहाँ पर अब इंडिया में, आजकल के इंडिया में आ जाते हैं, तो आजकल के इंडिया का जो स्टेट है, ये कैसा है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारा डेमोक्रेटिक भी है, और हमने सारी पावर अपनी संविधान में लिखी है। कहाँ लिखी है? सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोपरि क्या है हमारे वहां? संविधान। अब यहाँ नीचे लोग देखो, ऊपर से यह है कि हमारे स्टेट ने अपने आप को क्या बना रखा है? क्या लिख रहा हूं मैं, देखो। सेक्युलर स्टेट। अब नीचे देखो, यहाँ पर है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, यस और नो, एंग्लो इंडियंस, इस तरह से आपको पता ही है। इस तरह से भारत में डाइवर्सिटी है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं लिबर्टी की, छूट की, सबकी छूट बराबर है, यस और नो? यस सर। सभी को बराबर छूट मिली है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जब सभी को छूट बराबर मिलती है,
तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं अलग अलग धर्म है। तो अलग अलग धर्म का मतलब ही होता है डिफरेंट आइडियोलॉजीज। धर्म का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजीज, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे धर्म क्या है, तो अगर आप ऐसा भी बोलते हैं कि धर्म एक विचार है, तब भी वो गलत नहीं होता है। अगर आप कहते हैं धर्म एक विचार है, एक सोच है, तब भी वो गलत नहीं होता है, ठीक है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि कभी भी आपके जो लिबर्टी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दी जाती है, एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दी जाती, क्योंकि जब इतने विचारों का मतभेद हो जाता है तो लिबर्टी को थोड़ा सा क्वालिफाइड किया जाता है, मतलब आपकी लिबर्टी को थोड़ा सा सीमा में रखा जाएगा। क्या मैं समझा पाया? एक उदाहरण से और आप समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक सर हिंदू और मुस्लिम को पकड़ लेता हूँ। तो मुस्लिम में आप देखेंगे कि वहां पर 3 विवाह, 3 शादियां अलाउड है। मतलब वहां पर मर्दों को ये बताया जाता है कि अगर आप 3 शादी नहीं करोगे तो आप मर्द ही नहीं हो। वहीं पर हिंदू में क्या होता है, एक शादी एट अ टाइम आप कितनी शादी कर सकते हैं? ओनली 1। वन। सर ये अभी भी रूल चलता है कि एक इंसान 3 शादियां कर सकता है मुस्लिम में? मैम ऐसा है ना, मैं जब आपको एक मुस्लिम लॉ पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस का है मुस्लिम लॉ भी, तो मुस्लिम लॉ में आपको दिखेगा कि उनके कानून जो है ना, देखिए संविधान तो अब बने हैं। मुस्लिम लॉ में जैसे उन लोगों के लिए संविधान मतलब कुरान, कुरान के बाद अलग अलग कुरान होता है, और जो पैगंबर मोहम्मद की बातें हैं वो होती है, कन्वेंशंस होते हैं। तो इस तरह से यानी कि सबसे टॉप मोस्ट उनका कुरान होता है, ठीक है। यानी कि मुस्लिम्स में अभी भी शरिया बोर्ड है, शरिया लॉ कानून चलते हैं, शरिया लॉ को वो अभी भी संविधान से ऊपर समझते हैं, ठीक है। तो शरिया लॉ के तहत 3 विवाह नॉर्मल है। अब समझने वाली बात क्या है कि इसीलिए आपको दिखता होगा कि पहले क्या होता था, हिंदू लॉ अलग पढ़ा जाता था, मुस्लिम लॉ अलग। ध्यान से सुनना, अंग्रेजों के समय पर क्या होता था, अंग्रेजों ने क्या किया था, हिंदू लॉ अलग बनाया था, मुस्लिम लॉ अलग बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो शासन करना चाहते थे, और शासन जब भी आपको शासन करना है तो आपने धर्म को नहीं छेड़ना है। बताओ ये बात किसने कही थी? फिलोसोफर, कुछ याद करो। धर्म से मत खेलो। एरिस्टोटल ने। अरे अभी तो पढ़ाया था मैंने कहा था सब कुछ करो पर धर्म से मत खेलो। मैकेवली में कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ अरे यही आ रहा था सर, बट श्योर नहीं थी। हाँ, याद करो, रिवीजन कम कर रहे हो आप लोग, ठीक है, रिवीजन बढ़ाओ अपना। तो कहा था ना धर्म से मत खेलो, धर्म से खेलोगे तो गड़बड़ होगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ब्रिटिशर्स जानते थे कि हम धर्म से नहीं खेलेंगे, ये जुड़े हुए हैं धर्म से, तो इन पे शासन करना है। तो इसीलिए भारत में आज भी अगर आप लॉ करेंगे ना, आप में से कोई आगे चल के एलएलबी में इंटरेस्टेड होगा, तो आप देखेंगे आपको एक मुस्लिम लॉ पढ़ना पड़ता है और एक हिंदू लॉ। अब यही जो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ वाली बातें हैं, अब इसके लिए आप देख रहे हैं यूसीसी लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड। हाँ, अब यूसीसी लाया जा रहा है, सब कुछ एक किया जा रहा है। हालांकि वो अलग मुद्दा है। मुद्दा मेरा क्या है, जो मेरा समझाना है आप लोग को, वो ये समझाना है कि अब मैं कह रहा था लिबर्टी को रखा जाता है लिमिट में। इसीलिए क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी आपको दिखेगा कि ऑल दो हमारा संविधान इसमें चुप है। आपने कभी किसी भी संविधान जो आप लोगों ने पढ़ा है, कभी आपने देखा है कि संविधान में ऐसी लाइन लिखी है कि मुस्लिम व्यक्ति 3 शादी नहीं कर सकता है? आपने पूरा संविधान पढ़ दोगे, आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि संविधान ने किसी धर्म के अंदर घुस के ऐसी बातें करी है। कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि संविधान को भी पता है कि गड़बड़ हो सकती है। जिन्होंने संविधान रचा हमारा, वो जानते थे इंटरनल मैटर को ज्यादा नहीं देखना, इसलिए उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रखा है, सेक्युलर। ठीक है। अब यहीं पर एक प्रश्न आ सकता है आपका कि सर सेक्युलर शब्द तो मेरा 1976 से जुड़ा है। देखिए सेक्युलर शब्द चाहे 1976 से जुड़ा है, पर हम सेक्युलर बहुत पहले से थे। कैसे पता चलता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसकी तुलना अगर आप पाकिस्तान से करोगे तो पाकिस्तान में लिखा रहता है पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। तो पहले तो आर्टिकल 1 से हमें ये पता चल जाता है कि मेरा भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि मेरे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन। दूसरी बात, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, और उनसे जुड़ी हुई जो परंपराएं होती हैं उसको उसको मानने के लिए। तो इसीलिए जो सेक्युलर शब्द 1976 में जोड़ा गया है, 1976 में, वो एक फॉर्मेलिटी थी
परंतु हमारे संविधान जो है वो पहले से ही सेक्युलर था। क्या मैं समझा पाया? हाँ जी सर। ठीक है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सेक्युलर हमारा संविधान पहले से था, तो आप ये ना कहें कि सर नहीं वो 1976 से हुआ है। वो सिर्फ जोड़ा गया था, वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण था, एक राजनीतिक पहलू था, जोड़ा वो पहले से गया था। अच्छा, अब आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अब संविधान में जितने भी लिबर्टी होती है वहां पर कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप 61st अमेंडमेंट को पकड़ लो। 61st अमेंडमेंट क्या है? सर 21 से 18 इयर्स एज हो गई थी 1988 जी, में। यानी कि एडल्ट को परिभाषित किया जाता है। एडल्ट, अब जब आप एडल्ट होंगे, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, एडल्ट होंगे तभी आप शादी कर सकते हैं। यस और नो? यस। यस सर। तो कहने का ये मतलब है, चाहे आपके धर्म आपसे कह दें कि आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आपका धर्म कह दे कि आप शादी 9 साल की उम्र में कर सकते हैं, ऐसा ऐसा, अब ऐसा नहीं है। अब आपको एक मिनिमम जो आपकी छूट है कि आप 9 साल में शादी कर सकते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान जो है आपकी जो लिबर्टी है उसको सीमित रखता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, कैसे दिखाया, आपको एक 61 के थ्रू दिखाया। ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ और समझ में आएगा। आपने यूट्यूबर है एक अरमान मलिक, नाम सुना? यस सर। अरमान मलिक, यस सर। उसकी 2 बीवियां है, कभी देखना, बिल्कुल साथ रहती है बिल्कुल। यस सर। अब आपके मन में यस प्रश्न सर। होता होगा कि सर क्या भारत में अरमान मलिक असल में आई गेस वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, या तो वो पंजाबी थे या हिंदूज में थे, मुझे अच्छी तरह नहीं पता, पर इतना श्योर है वो इस्लामिक नहीं थे। परंतु अब क्या है कि उन्होंने 2 शादी करी है, अब उसको वैध दिखाना है, लीगल दिखाना है, तो इसमें एक तरीका होता है, आप अपना धर्म परिवर्तन कर दो, क्योंकि आपका आर्टिकल 25 बैठा हुआ है। कानून के साथ खेलना होता है ना, मानते हैं, समझो मैंने 2 शादी कर ली, मानते हैं, अब मुझे उसको लीगल दिखाना है, तो मेरे पास तरीका क्या है, मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा। आर्टिकल 25 मुझे क्या इजाजत देता है कि मैं धर्म कबूल कर सकता हूँ। जहां मैंने इस्लामिक धर्म को कबूल कर लिया, तो मैं एक साथ कितनी वाइफ दिखा सकता हूँ? सर 3। 3। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि अरमान मलिक जो यूट्यूबर है, उसके 2 बीवियां हैं, और उसके बच्चे अलग अलग हैं बीवियों से, और दोनों ही बच्चों अपने मार्कशीट में, अपने स्कूल में जब एडमिशन लेंगे, तो अपने पिता का नाम क्या रखा जाएगा? अरमान मलिक। ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, अब इमेजिन करो कि आप एक हिंदू वर्ग के व्यक्ति हो, आप शादीशुदा हो, पर आपने क्या करा, किसी और से भी शादी कर ली, अब उससे भी आपके बच्चे हुए। तो पहली बात तो यह है कि जो दूसरी बीवी है, वो अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराती है और अपने पति का नाम रखती है, तो वो लीगल नहीं होगा कभी। चाहे वो एडमिशन हो जाएगा बच्चे का, पर कभी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी पहली बीवी जो है, उसके साथ जो शादी हुई है वो वैध मानी जाएगी एज पर हिंदू धर्म। तो क्या मैं समझा पाया आपको कि किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है भारत में, कि 2 शादी 3 शादी कैसे वैलिड दिखाई जाती है आर्टिकल 25 के द्वारा। मैं अपना धर्म क्या कर लेता हूँ, परिवर्तन। यस सर। और धर्म परिवर्तन होता है तो फिर वहां पर संविधान इंटरफेयर नहीं करता है, इसीलिए यूसीसी लाया जा रहा है। हालांकि यूसीसी अभी राज्यों में ही आ रहा है, केंद्र इसमें मौन है, बिल्कुल चुप है, क्योंकि अगर केंद्र से ये लाया जाएगा तो हो सकता है बड़ी गड़बड़ हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। और वैसे भी यूसीसी आपका स्टेट मैरिज जो होती है वो स्टेट में ही आती है। ठीक है। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, कि आप देख रहे होंगे जो जितनी भी आपकी छूट होती है वो सीमित होती है। अब एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आप जब अपना आर्टिकल 19 को पढ़ते हैं, उसमें ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है। जैसे उसमें आपने देखा होगा कि मैं कहीं पर भी रिजाइड भी कर सकता हूँ और सेटल भी हो सकता हूँ। रिजाइड मतलब आप कहीं पर भी, जैसे मैं आजकल चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में मैं किराए के मकान में रहता हूँ। कल मानते हैं मुझे यहाँ पसंद आ गया बहुत, और मैं यहाँ एक फ्लैट ले लेता हूँ, मान लो, तो वो हो गया सेटलमेंट। फिर मेरा राशन कार्ड ये सब यहाँ का बन जाएगा सेटलमेंट जब होगा। तो क्या क्या मुझे रोका जा सकता है? हाँ जी, बहुत सारे राज्य आपको रोक सकते हैं, उनके पास एक लिमिट होती है ना। यस आपको सर। रिजाइड और सेटलमेंट, जैसे मैं नागालैंड गया, क्या नागालैंड में मैं रह सकता हूँ? नहीं, वहां पर सर मुझे, आप वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते कंप्लीट। यू कैन रिजाइड ओवर देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज और मंथ्स, बट सेटल नहीं हो सकते बिकॉज वहाँ के नॉर्म्स और वो सोसाइटी आपको पता नहीं एक्सेप्ट करती है या आप नहीं होती। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऐसा होता है ना, कि हो सकता है कि देखो वहां पर उनके, अगर आप देखो नागालैंड का कल्चर, अगर मैं एक बार ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूं, तो वहां पर हो सकता है कि जो मेरे ये लिमिट किया गया है, मेरी एक अधिकार को, लिबर्टी को जो लिमिट किया गया है,
वो सिर्फ उनके लिए नहीं किया है, मेरे लिए भी किया है, क्योंकि हो सकता है वो मुझे मार दें। तो कभी-कभी आपकी लिबर्टी को आपकी भलाई के लिए ही लिमिट किया जाता है। एक और लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको मोटरसाइकिल तभी चलानी है जब आप हेलमेट पहनोगे। तो हमारे कुछ लोग क्या करते हैं गर्मियों में, अरे यार गर्मी हो रही, ऐसा थोड़ा ना होता है, हेलमेट ये गलत बात है। तो आपको पता भी है कि अगर इफ इन केस आप स्किड मार जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा चोट आपके सर पे लगेगी। तो आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको आपके इस अधिकार को कि मुझे सर खाली छोड़ना है, आपके इस अधिकार को छीन लिया जाता है, आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, आपका चालान कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इतने एग्जाम्पल से आपको एक बात समझ में आई है कि लिबर्टी जो है, चाहे एक डिक्टेटरशिप हो या चाहे एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो, लिबर्टी जो होती है वो एब्सोल्यूट हमें नहीं दिखती है। क्लियर हो रहा है? देखो, डिक्टेटरशिप एक तरफ, हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि हमें, मैं आपको क्यों बता रहा था इतना लंबा, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाता है, हम सोचते हैं डिक्टेटरशिप में लिबर्टी नहीं होती है, पर जहां डेमोक्रेसी होती है वहां पर लिबर्टी होती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समाज को सभ्य समाज तभी बनाया जा सकता है जब इंसानों के अधिकारों पे सीमा लगाई जा सकती है। पर सीमाएं लगाने का तरीका जो होता है वो जब आप सभी पे एक सा लगाते हैं, समाज के मद्देनजर सभी पे एक सा लगाते हैं, तो उसको हम अच्छा मानते हैं। परंतु आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो वो जो सीमा आप लगाते हैं अधिकारों पे, वो होती है गलत। तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव हमारा कौन सा एंड होगा, नाजिज्म या डिक्टेटरशिप, माफ करना, नाजिज्म या डेमोक्रेटिक। सर सॉरी, आपने क्या लाइन मैंने कहा बोली ये है? जो सामने आपको दिख रहे हैं, दो दो आपको, एक जर्मनी और इंडिया, इसमें आपको नेगेटिव कौन सा दिखेगा? सर नेगेटिव लिबरलिज्म कंपनी वाला सर, जर्मनी वाला। मैंने कहा इन दोनों ही पॉलिटी में, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक इंडिया का एक जर्मनी का, इसमें नेगेटिव कौन सा है? सर जर्मनी वाला, क्योंकि उसमें रेसिज्म आ रहा है, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो अप किया जा रहा है, ज्यूज के अगेंस्ट, बिल्कुल के बिल्कुल, अगेंस्ट। क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, लिबर्टी दोनों में ही क्या है, पूरी नहीं दी जा रही है। पर ज्यादा गंदा जो हिसाब है वो है आपका जर्मनी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाता है। हमारे वहां अगर लिबर्टी को रोका जाता है तो वो सबकी भलाई के लिए रोका जाता है। यस और नो? यस सर। आपके चंडीगढ़ में अगर स्पीड लिमिट की गई है कि आपने बाइक 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं चलानी है, तो वो आपकी भी भलाई है, और आप किसी और से टकराएंगे उसकी भी भलाई है। इसीलिए लिबर्टी आपकी पूरी नहीं दी जाती है। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? एग्जैक्टली सर, यहाँ पे हम रेजोनेंस दिखा सकते हैं कि जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ भी फॉलो अप हो रहा है, क्योंकि लिबर्टी इस ऐप है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ शो करता है यहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, रुको अभी मैं बताता हूँ। अब लिबर्टी को हम छूट कहते हैं। क्या हम लिबर्टी को छूट कह सकते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं। पर छूट को यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि लिबर्टी जो छूट होती है वो हमेशा शर्तों में होती है। किसमें होती है? सर टर्म्स एंड कंडीशन। शर्तों में होती है, ठीक है, हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन में होती है। और जो लिबर्टी होती है वो हमेशा जुड़ी हुई होती है किससे? इसको आप कह देंगे लोगों से। किससे जुड़ी होती है? लोगों से। ठीक है, याद रखना, जो लिबर्टी होती है वो छूट होती है, पर ये शर्तों में होती है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होती है, क्वालिफाइड होती है, और ये हमेशा जुड़ी होती है लोगों से। ठीक है, और यहां पर ये भी याद रखना है आपने कि जो लिबर्टी होती है वो कहीं ना कहीं जो हमारा स्टेट होता है, राज्य होता है, उसको काबू में भी रखती है। क्या रखती है? काबू में। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जरा थ्योरी को देख लेते हैं। सर ये लॉ के वाला कंसेप्ट हम डाल सकते हैं ना यहाँ? अभी देखिए लॉ के आएंगे आपके, बिल्कुल आप सही पकड़ी हैं, लॉ के आएगा, देखिए अभी। चलिए अब जरा थ्योरी को देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो बेसिक टीनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि जो बेसिक जिन्होंने इसकी विचारधारा को सपोर्ट किया है, जो इसको मानते हैं, वो क्या कहते हैं? ये लिबरलिज्म जो है एक 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 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए पॉलिटिक्स क्या होता है? मैंने पढ़ाया था पॉलिटिक्स क्या होता है। सर पॉलिटिकल, जहाँ पे थ्योरी एक्टिविटीज होती हैं, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो स्टेट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड, बिल्कुल, उनके सेशंस यानी कि एक एक्शन, एक एक क्रिया, क्रिया जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं। ग्रुप में होती है सर, हाँ, ग्रुप जब में। जब आप समाज के लिए कुछ करने लगते हैं,
ठीक है, चाहे आप किसी सिद्धांत को बचाए रखने के लिए कुछ करते हैं या आप एक क्रांति लाने के लिए कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो पॉलिटिक्स में आता है। तो जो लिबरलिज्म है ये एक पॉलिटिक्स का सिद्धांत है। तो यहाँ से क्या सीखे हम कि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आता है। यानी कि लिबरलिज्म एक समाज की बात करता है, एक समूह की बात करता है। यहाँ से ये समझ में आ गया हमें। ये कहीं ना कहीं जोर देता है इंडिविजुअल की इंडिविजुअल के छूट पर, इंडिविजुअल के छूट पर। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, एक लिबर्टी आ रहा है, एक लिबरलिज्म आ रहा है। लिबरलिज्म एक सिद्धांत है, एक राजनीतिक सिद्धांत है। और लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक छूट है। लिबर्टी हमेशा किससे जुड़ी होगी? एक व्यक्ति विशेष से, एक इंडिविजुअल से जुड़ी होती है। पर लिबरलिज्म एक सिद्धांत है। लिबरलिज्म एक सिद्धांत है, तो सिद्धांत हमेशा क्या होता है? लोगों से जुड़ा होता है। जब सभी लोगों को समाज के लोगों को मैं ये आजादी दे दूं कि तुम खुद अपनी मनपसंद शादी कर सकते हो, तो ऐसा सिद्धांत कहलाएगा लिबरलिज्म। ऐसा सिद्धांत कहलाएगा लिबरलिज्म। और जो लोग हैं उनको ये जो छूट मिली है तो ये उनके लिए कहलाएगी लिबर्टी। और लिबर्टी को आप एक अधिकार के रूप से भी जानते हैं। क्या मैं समझा पाया? तो कहने का मतलब ये कि लिबरलिज्म जो है वो ग्रुप में होगा और लिबर्टी जो है इंडिविजुअल। हाँ, कहने का ये मतलब है कि लिबरलिज्म एक राजनीतिक सिद्धांत है। लिबरलिज्म एक राजनीतिक सिद्धांत है। जब इस राजनीतिक सिद्धांत को अपनाया जाता है तो लोगों को छूट मिलती है, लोगों को छूट मिलती है। और जो लोगों की छूट होती है यही एक अंत लक्ष्य होता है। क्या कहा मैंने? ये एक अंत लक्ष्य होगा, ये एक आदर्श होता है। जब भी एक राजनीतिक सिद्धांत होगा लिबरलिज्म, तो वहां पर आदर्श क्या होगा? आदर्श क्या होगा? लोगों की आजादी। हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? लोगों की आजादी की तरफ। तो आदर्श क्या बन गया हमारा? लोगों की छूट, लोगों की छूट, अगर लिबरलिज्म हमने अपनाया। क्या मैं समझा पाया? अब इसकी तुलना कर लेते हैं, तुलना करके समझते हैं। अगर यहीं पर कैपिटलिज्म होता तो कैपिटलिज्म भी एक राजनीतिक सिद्धांत है, खासकर ये ज्यादा आर्थिक से जुड़ा हुआ है। तो जो कैपिटलिज्म है वहां पर क्या होगा? जो हमारे लेबर क्लास है उनकी आजादी की बात नहीं करता है, वो उनकी छूट की बात नहीं करता। वो किसकी छूट की बात करता है? वो उसकी छूट की बात करता है जिनके पास पैसा है। क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो ज्यादा इकोनॉमिक स्टेटस को तवज्जो देता है। वो कहता है कि भैया जो राज्य है वो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर एंड गोल क्या होता है? कैपिटलिज्म का जो एंड गोल होता है, कैपिटलिज्म के लिए आदर्श क्या होता है? पैसा। कैपिटलिज्म के लिए आदर्श क्या है? जीडीपी बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना सिर्फ। पर लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म ऐसा सिद्धांत है जो केवल लोगों को छूट दिलाना चाहता है, लोगों को लिबरलिज्म, लोगों को लिबर्टी देना चाहता है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। कैपिटलिज्म का ये हो गया ना कि जो यूसेज चाहते हैं उसको लिबर्टी देता, वॉलंटरी नहीं देता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब यहाँ पर देखो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। क्या लिखा है कि अगर लिबरलिज्म वाला सिद्धांत अपनाया जा रहा है, भारत में अपनाया जाता है, बिल्कुल अपनाया जाता है। तो भारत में अगर लिबरलिज्म वाला सिद्धांत है तो यहाँ पर अगर किसी की लिबर्टी जो है अगर छीनी जाती है, ध्यान से सुनना, किसी की लिबर्टी अगर छीनी जाती है वो इसलिए छीनी जाती है कि दूसरों की लिबर्टी मेंटेन रहे, दूसरों की लिबर्टी मेंटेन रहे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने सुना होगा मुंबई में ताज जो होटल है वहां पर हुआ था हमला। यस सर। तो कौन था वो? कसाब। तो कसाब को जब वो आया तो उसकी जो छूट है, उसकी जो लिबर्टी है, उसको गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया? अब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों की गई? जिससे कि और लोग सुरक्षित रह पाए। तो कहने का ये मतलब है अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है जिससे समाज के अन्य लोगों को दिक्कत होती है, तो उस समय उस व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है उसकी लिबर्टी को छीन लिया जाता है। क्यों छीना जाता है? क्योंकि औरों की लिबर्टी को ठेस ना पहुंचे। क्या मैं समझा पाया? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये जो लिखी है लाइन, ये यहाँ पर ये लिखा है कि जो लिबर्टी होती है वो जो राज्य होता है कहीं वो तानाशाही की तरफ ना बढ़ जाए, राज्य जो है वो तानाशाही की तरफ ना बढ़ जाए, तो राज्य को कहीं ना कहीं काबू में रखता है लिबर्टी। अब एग्जांपल मैं देता हूं, आपने सुना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में आप सभी जानते हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा जाएगा, जैसे आर्टिकल 21 को उठा लेते हैं, राइट टू लाइफ।
राइट टू लाइफ को अगर आपने कुछ भी नहीं किया है फिर भी आपको पुलिस वाले उठाकर ले गए तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो आप जब आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या कि फिर स्टेट अगर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, स्टेट अगर उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो स्टेट को माफी मांगनी पड़ेगी। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी लिबर्टी होती है, जो हमारा स्टेट होता है, उसको कहीं ना कहीं काबू में करता है। क्या मैं समझा पाया? हाँ जी सर, स्टेट काबू में करता है बिल्कुल। यस और नो? क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, ज्यादा मैं हिंदी का प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इंग्लिश में है सारा डेटा, तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आप मुझे एक बार ये स्लाइड पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग को समझ में आया। और यहाँ से हमें क्या जिस्ट मिलता है, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि लिबरलिज्म एक सिद्धांत है। जब ये अपनाया जाता है तो यहाँ पर जो हमारे आदर्श होते हैं, जो आदर्श होता है इसमें, वो क्या होता है? लोगों की आजादी, लोगों की छूट या आजादी। आजादी अच्छा वर्ड रहेगा, आजादी। और अगर लोगों की आजादी होगी तो यहाँ पर जो राज्य होगा वो तानाशाह बिल्कुल नहीं बन सकता। राज्य तानाशाह। सर यहाँ पे जो लास्ट वर्ड लिखा है अथॉरिटेरियन स्टेट, दैट मींस ये कोई भी ऐसा कोई स्टेट जिसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटेरियन स्टेट मतलब होता है जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी हो जाती है, मतलब वो कुछ आपको वो नहीं देगा, क्योंकि स्टेट तो अथॉरिटी होती है स्टेट के पास, पर स्टेट की अथॉरिटी भी तो लिमिट होती है। जैसे हमारे भारत में देखो, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ कर सकती है? ऐसा होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है ना। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? पहले ये बताइए। लास्ट लाइन मैं रिलेट नहीं कर पा रही, सॉरी, कि दैट्स लिबरेशन फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स, ये मुझे क्लियर है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रिस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय अथॉरिटेरियन स्टेट। जी, अथॉरिटेरियन जो होगा, एक तो कंप्लीट डिक्टेटरशिप तो हो नहीं सकता यहाँ। देखिए अगर मैं अथॉरिटेरियन का मतलब होता है, अथॉरिटेरियन जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेट के लिए किया जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। अब मानते हैं स्टेट यहाँ पर जो अथॉरिटेरियन है, यानी कि जो अथॉरिटी है स्टेट के पास, वो समझ लेते हैं ऐसी है जो बहुत ज्यादा उसने बना ली है। यानी कि वो क्या कर रहा है? लोगों का जो लोगों की जो छूट है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, आप तो समझिए। फासिज्म डाल सकते हैं। हाँ, नाजिज्म, फासिज्म, नाजिज्म डाल दीजिए, फासिज्म डाल दीजिए, एब्सोल्यूट मोनार्की डाल दीजिए। एब्सोल्यूट मोनार्की में लोगों के पास क्या अधिकार होते थे? नहीं, वो ठीक है सर। और जैसे ही आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने अधिकार मांगना शुरू किया, तो क्या हुआ? आपके ऊपर जो स्टेट है वो लिमिट होने लगा। ठीक है, पहले देखिए, आगे हम बढ़ते रहेंगे और समझ में आता रहेगा आपको। देखो यहाँ से क्या सीखे हम? लिबरलिज्म एक आदर्श है, लिबरलिज्म एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें आदर्श क्या होता है? लोगों की आजादी, लोगों की आजादी। और अगर लोगों की आजादी आदर्श होगा तो वहां पर राज्य तानाशाह नहीं बनेगा। ये सुनो, यस सर। आगे देखो। अब यहाँ पर देखो, आपको राइट साइड क्या दिख रहा है? ये है आपका फ्यूडल सिस्टम, ये है आपका फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपने पढ़ा है अच्छी तरह, तो यहाँ पर क्या देखना है आपने? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये लिबर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, लिबरलिज्म वाला जो सिद्धांत है, इसकी शुरुआत हमें 17th सेंचुरी में दिखती है। कब दिखती है? 17वीं शताब्दी में। और ये क्यों लाया जाता है? ये क्रांति क्यों लाई जाती है? जिससे कि जो फ्यूडल के अधिकार थे उनको समाप्त किया जाए। क्योंकि याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक तरफ होते थे फ्यूडल, फ्यूडल, और इस तरफ क्या होते थे? सर्फ। याद आ रहा? फिर समाज में मैंने कहा सर्फों का शोषण होने लगा, तो आपको पता है फिर क्रांति आती है। फिर इसके बाद हमें एक नई क्लास दिखी, इस तरफ क्या है? कैपिटल। और इस तरफ क्या है? असल में क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर एक आगे चलकर अगर आप देखोगे, जैसे इसमें लिखा है कि 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी, जिससे कि फ्यूडल जो है, फ्यूडल के जो अधिकार थे उनको कम किया गया। अगर फ्यूडल के अधिकारों को कम किया जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर्फ को छूट मिलती जाएगी। जितने फ्यूडल के अधिकार कम किए जाएंगे, फ्यूडल के अधिकार जितने कम होंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा? जो सर्फ है उसको उतनी छूट मिलती जाएगी। या सुनो? जी सर, बिल्कुल। अब क्या होगा? Yes, sir. अब आपको पता है कि जो सर्फ हैं उन्होंने आंदोलन किया, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, 1789 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर अभी। तो 18वीं शताब्दी का एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके पश्चात हमें दिखता है क्या क्या बाहर आता है? लिबर्टी, इक्वलिटी और
fraternity, यानी कि fraternity. फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए किया गया था कि लोगों की मांग थी कि हमें लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले और फ्रेटर्निटी हो। पर लोगों ने ज्यादा तवज्जो किसको दिया? लिबर्टी को। लिबर्टी को, Liberty यानी को. कि छूट। उन्होंने कहा हमें छूट चाहिए, हमें छूट चाहिए, हम खुद का काम करना चाहते हैं, राज्य कम से कम इंटरफेयर करे। तो इसी लिबर्टी से एक नया सिद्धांत आता है जिसको हम कहते हैं लेजेस 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 फेरे। जो सिद्धांत है, ये जो डॉक्ट्रीन है, ये ज्यादा तवज्जो देती है छूट की। कहाँ? सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे। कहाँ? छूट मतलब राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, फिर आगे चल के हमें दिखता है लेजेस फेरे की वजह से क्या बन जाता है, एक क्लास कौन सी बन जाती है? कैपिटलिस्ट क्लास। और फिर कैपिटलिस्ट क्लास किसका शोषण कर रही है? वर्कर्स का। प्रोलिटेरिएट का. अब आपको यहां से कितना बढ़िया मिल गया, देखिए, एक लिखने के लिए कि हमें ये पता चलता है कि अगर छूट एब्सोल्यूट हो जाए, यानी कि स्टेट इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर हो, तब भी लोगों का क्या हो जाता है? शोषण। तब भी लोगों का क्या हो जाता है? शोषण। सर ये तो एग्जेंट हो ये बेसिकली कि अगर बनना तो फिर जैसे अगर हम इंडिया की जैसे स्टेट में देखें कि पूरा कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटीज हैं, तो जिनका रुतबा है या जिनकी मेजॉरिटी है वो तो दूसरों माइनॉरिटी को ओवरकम कर देते हैं, तो स्टेट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है. बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो भी आपने देखा, यहाँ से हमने क्या सीखा? लिबर्टी को अगर आदर्श बनाया जाएगा तब भी वो क्या लाता है? शोषण। तब भी वो क्या लाता है? शोषण। अब क्वेश्चन है कि सर शोषण क्यों आता है? देखो, अब आप लोगों ने काफी अच्छा खासा पढ़ लिया है, वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट आपके पूरे हो गए, तो आपका माइंड एकदम जाना चाहिए किसमें? वर्च्यूज में। वर्च्यूज के लिए तो आप प्लाटो को उठा लो। प्लाटो ने वर्च्यूज दिए थे? क्या दिया था? मैंने कार दिया था। एक होता है करेज वाला, एक होता है एपेटाइट वाला, एक होता है रीजन। तो कहने का ये मतलब है कि लोगों में अलग अलग वर्च्यू होते हैं। तो ऑब्वियसली लोगों में जब अलग अलग वर्च्यूज हैं, तो समाज क्या होगा? समाज में कोई आगे बढ़ जाएगा और कोई पीछे रह जाएगा। और जो पीछे रहेगा उसको पैसा तो चाहिए भैया, घर बीवी बच्चे उसने पालने हैं, तो इसलिए क्या होगा? फिर से शोषण शुरू हो जाएगा। तो यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है कि लिबर्टी को आदर्श माना जा सकता है। ध्यान से सुनना, आदर्श माना जा सकता है, परंतु लिबर्टी को हमें लिमिट में रखना पड़ेगा। यानी कि कभी भी हम एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं देंगे। जब हम एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं देंगे, यानी कि इंटरफेरेंस किसका होगा? सर स्टेट का. अब पकड़ पाए बात आप मेरी? लिबरलिज्म जो है वो चाहे आदर्श की बात करता, आदर्श बनाता है छूट को, लिबर्टी को छूट बनाता है, पर लिबर्टी को अगर छूट बनाया जाएगा तब भी हमें दिखता है कि समाज में शोषण होने लगता है। तो आप कह सकते हो, आप एक आदर्श मतलब एक बेस बना सकते हो फ्यूडल सोसाइटी को। तो आप देखोगे फ्यूडल सोसाइटी के बाद लिबर्टी आया, परंतु लिबर्टी ने भी क्या करा? समाज में शोषण करवाया। वहां पर आप दे सकते हो प्रोलिटेरिएट और बोर्जियसी क्लास को। सर यहाँ से हम एक ये शॉर्टकम निकाल सकते हैं लाइक कि नो लॉस नो लिबर्टी. Liberty can only be celebrated or enjoyed when there are laws prescribed in a state. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लाइन पकड़ी आपने। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? कैसे? तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि जैसे ही आपने फ्यूडल जो थे उनके जो अधिकारों को थोड़ा कम किया, तो फिर एक नई क्लास बाहर आ गई। ये कौन सी क्लास है? देखो क्या लिखा है? एंटरप्रेन्योर। और टेक्निकली आप इसको बोर्गियोसी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बोर्गियोसी क्लास थी उसके लिए ये माना गया था ये समाज को आगे बढ़ाएगा। नो डाउट समाज को आगे बढ़ाया गया, सोशल प्रोग्रेस हुई थी। सोशल प्रोग्रेस को आप ऐसे कर सकते हो, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। पर आप समझिए, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ के लोग खुश हैं। इसलिए याद करिए, अगर आप जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि भूटान पहला देश बना जिसने हैप्पी इंडेक्स लेके आया। यानी कि अब हर देश क्वांटिटी पे काम नहीं करता है, जीडीपी में वो क्वांटिटी पे काम नहीं करता है, वो क्वालिटी भी लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात? सोशल प्रोग्रेस होना वो अलग बात है, पर लोगों का विकास होना वो अलग बात होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? देश आगे बढ़ता रहा, जीडीपी आगे बढ़ती जा रही, पर लोग यहाँ बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो क्या फायदा है उसका? सर अभी आपने टर्म बोली थी, वो टर्म क्या थी? भूटान में क्या है? भूटान में क्या है कि मैंने कहा कि भूटान बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने हैप्पी इंडेक्स की बात करी। हाँ हैप्पी इंडेक्स. ठीक है, राइट राइट. चलिए।
अब देखिए यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि लिबरलिज्म जो है एक वो फिक्स मोड ऑफ थॉट नहीं होता है बट एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, राइट साइड जो पिक्चर है वहां पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा है लिबरलिज्म इज नॉट अ फिक्स मोड ऑफ थॉट बट एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इसका क्या मतलब होता है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे हो सकता है आप में से कोई मेरी बात से सहमत हो या ना हो, फिर भी मैं बताता हूँ। केले की पेड़ की पूजा की जाती है बहुत ज्यादा, केले की पेड़ की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक तर्क ये हाँ दिया जी। जाता है कि केले का पेड़ हमें सिखाता है, क्योंकि केले का पेड़ लचीला होता है। तो जब बहुत तेज तूफान आता है ना, बहुत तेज तूफान होता है, तो केले का पेड़ क्या करता है, जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में झुक जाता है, और जैसे ही तूफान खत्म होता है तो खड़ा हो जाता है। वैसे ही कोई ऐसा पेड़ है जो बहुत, क्या कहेंगे, सख्त है, तो जैसे हवा आएगी तो टूट जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि बुद्धिमत्ता ये होती है, बुद्धिमत्ता ये होती है कि जैसा समाज चल रहा है उस हिसाब से आपने अपनी विचारधारा बना लेनी चाहिए। तो जो लिबरलिज्म का सिद्धांत होता है, यानी कि जो ये इंडिविजुअल को लिबर्टी देती है, ये समाज के अनुसार देती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो और समझ में आएगा आपको। भारत में लिबरलिज्म का सिद्धांत है, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो इसीलिए हमें दिखता है समय समय पर भारत में परिवर्तन हमें दिखते हैं छूट के। वही एग्जाम्पल दोबारा उठा लो, 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट से पहले क्या था, 1989 से पहले क्या था? बालिग व्यक्ति क्या होता था? 21 साल का। हमारी धारणा थी कि जो बालिग व्यक्ति है वो 21 साल का है, परंतु 1989 से भारत में जो बालिग व्यक्ति है वो कौन से साल का है? सर 18। 18 साल का। अभी आप देखिए, अगर ये बीजेपी आती है तो मुझे लग रहा है कि अभी एक नया कानून आपको दिखेगा कि जो महिलाएं हैं जिनकी शादी करने की उम्र 18 साल तय की गई है वो 21 साल हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है जो छूट होती है वो एक फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होता है। यानी कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट मतलब जैसा देश वैसा Yes. भेष। Could we say कि liberty that could be called as intellectual movement since we need to go with the flow. एब्सोल्युटली, इसीलिए जहां भी लिबरलिज्म होगा, अगर मैं भारत को ले लूं तो भारत में आपको एक कुछ ऐसा दिखता है। देखो क्या है ये? Amendments. अमेंडमेंट का मतलब ही क्या है? जैसा देश, जिस तरफ देश बढ़ता रहेगा उस तरफ क्या करो, Living document according बस। to the situation's adaptability. देखो आप इस बात को पढ़ो, समझ में आ रहा है? देखो क्लियर है, बता देना। और ये लाइन आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबरलिज्म में कभी भी आपको लिखना है तो इसको कह देना, इट्स नॉट अ Clear, फिक्स sir. मोड। यानी कि क्या हम लिबरलिज्म विचारधारा को कह सकते हैं कि ये विचारधारा रूढ़िवादी नहीं होती है। पूनम जी, वर्षा जी को मेरी आवाज आ रही है? जैसा तो आप लोग लिख लीजिएगा, लिबरलिज्म जो है एक रूढ़िवादी विचारधारा नहीं होती है, रूढ़िवादी विचारधारा नहीं होती है, ये समय के साथ परिवर्तनशील होती है। समय के साथ क्या होती है? सर ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी का मतलब ऑर्थोडॉक्स। बिल्कुल मैम, और मैम हिंदी बनानी है आपने, ठीक है? यस सर। हिंदी में बहुत मेहनत करी है मैम आप, ठीक है? मैं चाहता हूँ आपकी हिंदी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। यू हैव दी फ्लो, ठीक है? आवाज अच्छी है आपकी। चलिए, सभी को समझ में आ गया। अब पहले पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे समाज में देखो सबके हाथ बांधे जा रहे हैं, एक भाईचारे की बात की जा रही है। पिक्चर देखिए पहले। तो पिक्चर में आपको दिख रहा है भाईचारा, फ्रेटर्निटी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। और जब देखिए, ये तो मानते हैं ना आप, जब ये भाईचारा होगा, ये फ्रेटर्निटी वाला कॉन्सेप्ट होगा, तभी समाज का विकास होगा, मानते हो? Yes, sir. तो इस तरह का ही हमें यहाँ पर दिखने वाला है। क्या दिखा है? देखो बड़ी खूबसूरत लाइन है, क्या है? मैन इज अ राशनल क्रिएचर। आप जानते ही हैं, अब तो आप वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट पढ़ चुके हैं, एरिस्टोटल ने भी ऐसी बात बोली है कि एक सोशल एनिमल होता है। सोशल एनिमल मतलब वो समाज में ही रहेगा, और समाज में रहने के लिए आपको राशनल होना जरूरी होता है। तो इंसान जो होता है वो एक राशनल क्रिएचर होता है, बिल्कुल होता है जी। ही हैज इमेंस पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू सोशल प्रोग्रेस। यानी कि अगर एक आदमी एक राशनल एनिमल है तो समाज का विकास करने का उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि वो बाई बर्थ क्या होता है, राशनल क्रिएचर, ठीक है? तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आदमी राशनल क्रिएचर है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान है वो, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसको क्या मिलनी चाहिए? लिबर्टी। उसको क्या मिलनी चाहिए? लिबर्टी। क्योंकि लिबर्टी हमेशा उसको दी जाएगी जिसको हम राशनल मानेंगे। यस और नो? अब यहाँ पर क्या है कि बहुत विचारक हैं जो कहते हैं, याद करो मैंने आपको पढ़ा रखा है, बताओ किसने कहा था, एक एक्चुअल विल होता है और एक रियल विल होता है।
रूसो, Rousseau. जैक्वस रूसो। देखो अब वो पढ़ाना, देखो अब आसान होता है ना पढ़ाना। तो क्या है, रूसो ने इसमें ये बताया था कि कभी कभी जब रूसो इसके बारे में बता रहा था, चर्चा कर रहा था, तो उसने कहा था ये कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, लोगों में एक्चुअल विल भी होती है, रियल विल भी होती है। तो इसी तरह का यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो सेकंड वाला बुलेट पॉइंट है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल विल होती है और जो एक रियल विल होती है, रियल विल को यहाँ पर सोसाइटी से जोड़ा जाएगा, ठीक है, और एक्चुअल विल को किससे जोड़ा जाएगा, इंडिविजुअल से। तो यहाँ पर नीचे कहा जा रहा है कि क्योंकि इंसान एक राशनल होता है, इंसान एक राशनल क्रिएचर होता है, तो उसकी जो एक्चुअल विल होती है वो कहीं ना कहीं समाज के हित में ही होती है, समाज के विकास में ही होती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल विल और रियल विल का जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ऐसा नहीं होता है, वो खाली कहने की बात है। क्यों? क्योंकि इंसान क्या है, एक राशनल क्रिएचर। अगर वो समझदार व्यक्ति है तो वो हमेशा अपना अपना नहीं करेगा, वो पूरे समाज को देखते हुए चलेगा। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. तो यहाँ पे लिखा है नो। हाँ, सर हम फर्स्ट पॉइंट में लोगों को जोड़ सकते हैं ना, जैसे मैंने बोला था मैन इज रैशनल एंड पैशनेट, और फिर भी उसके अंदर मोनार्की है जो अपने वो बिल्कुल अपने अपने बात है। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। सर तभी एक्चुअली जॉन लोके को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता था। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। अभी देखें सब आएगा आपको। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो इस स्लाइड का हमारा कीवर्ड क्या Yes, है? sir. इस स्लाइड का हमारा कीवर्ड है राशनल क्रिएचर। क्योंकि जब इंसान एक राशनल क्रिएचर है तो ऑब्वियसली उसका जो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली समाज के विकास के लिए होगा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आदमी को आप छूट दे सकते हो, आदमी को आप छूट दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो आदमी है उसको कुछ कुदरत ने नेचुरल राइट्स दे रखे हैं। नेचुरल राइट्स में हमने पढ़ा है, जमीन पढ़ा है, लाइफ पढ़ा है ना। लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। आपको पता है नेचुरल राइट में हम किस किस को रखते हैं, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड लाइफ, ठीक है। यानी कि बिल्कुल, यानी कि आज के हिसाब से आर्टिकल 19, आर्टिकल 300A और आर्टिकल 21, राइट। तो ये हैं हमारे नेचुरल राइट। तो इसमें ये कहा गया है जो प्रकृति है उसने कुछ अधिकार दिए हैं राज्य ये इंसान को, क्योंकि इंसान पहले आया था, राज्य बाद में बना था, ठीक है। तो जो नेचुरल राइट्स हैं वो किसी भी हालत में लोगों से लिए नहीं जा सकते। यानी कि कोई भी अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी से यहाँ तात्पर्य स्टेट, स्टेट किसी भी तरह से जो आपके नेचुरल राइट हैं उसको नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्टेट ने नहीं दिए हैं, ठीक है। इस तरह की बातें हमें जॉन लॉके में भी दिखती है, राइट। अब जो सिविल सोसाइटी है, या हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, या जो राज्य है, वो असल में एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल है जी, क्योंकि आप जानते ही हैं, अब तो आप पढ़ चुके हैं काफी ज्यादा, कि जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए ज्यादातर आप देखते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब जाके क्या बना है, स्टेट। स्टेट, ठीक है। यानी कि जो मैं अच्छा स्टेट बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छा स्टेट कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही बना है। तो स्टेट ऑब्वियसली वो एक इंसानों ने बनाया है, फिर जाके इंसानों ने क्या करा, अपने आप को सरेंडर किया, अपने अधिकार सब किसको दे दिए, स्टेट को। भारत में कैसे पता चलता है, जो आप अपनी प्रेम्बल पढ़ते हैं उसमें लिखा है वी गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है संविधान को, या संविधान में हम समाहित हो चुके हैं। यानी कि अब हमारा कर्ता धर्ता क्या है, हमारा संविधान, जो वो करेगा हम वो करेंगे, सर्वोपरि क्या है, हमारा संविधान। तो यानी कि हमने ही तो बनाया, पहले हमारी ही सभा ने संविधान बनाया, और संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब हमारा जो देश है उसने एक राज्य की उपाधि ली। क्या मैं समझा पाया? जी सर। और बात की जाए सिविल सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी राज्य से पहले बनी है। जैसे कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं हड़प्पा तो आगे सभ्यता लगा देते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हड़प्पन। तो सिविलाइजेशन के लिए आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 7th है, बड़ा खूबसूरत समझा रखा है कि भैया उसने क्या रखा है कि सिविलाइजेशन का जो मेन सोर्स है वो है एग्रीकल्चर। क्या है? क्योंकि जब एग्रीकल्चर निकल के आया तो लोग एक जगह रहने लगे, तो उनको समझ में आया कि किस तरह से घर बनाए जाते हैं, फिर किस तरह से उनको समझ में आया कि शादी विवाह होता है, फिर किस तरह से परिवार बने, उनको पता चला कि मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। तो इस तरह से हम सिविलाइज्ड होने लगे, ठीक है। तो चाहे सिविलाइज सोसाइटी है या चाहे राज्य है, वो है तो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बनाया किसने, कुदरत ने नहीं बनाया है, ये इंसानों ने बनाया है। क्या मैं समझा पाया?
जी सर। अब जो सिविल सोसाइटी है या जो राज्य है उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो लोग हैं उनके जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनको वो क्या करेगा, संभाल के रखेगा। लोगों के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको बनाकर रखेगा। अब कॉमन इंटरेस्ट से क्या मतलब होता है, जैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, लोगों को आजादी देगा, लोगों को रहने का अधिकार देगा, इस तरह से, ठीक है। दे आर इंटाइटल्ड टू डिमांड ओबीडियंस। अब बदले में क्या है, बदले में जो राज्य या जो सिविल सोसाइटी है, खैर अब तो सिविल सोसाइटी राज्य के अंदर ही आती है, तो राज्य हम बोलेंगे, तो राज्य आपसे क्या मांग करता है, राज्य बस आपसे मांग करता है कि आपको राज्य जो भी कह रहा है आपने उसको क्या करना है, उसका पालन करना है। क्या करना है? आप पालन क्यों करेंगे? अब क्वेश्चन है कि आप पालन क्यों करेंगे, क्योंकि आप जब पालन करेंगे तभी आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा, ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप अपनी छूट को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सर एक काम करते हैं, शाम को मिलते हैं, मूवी वूवी चलते हैं, तो हम मूवी जा रहे हैं ना, तो मूवी जा रहे हैं तो सोचो कि हमारा कोई नोट नहीं छीनेगा, हमें कोई मारेगा नहीं, हमसे कोई लूटपाट नहीं करेगा, तभी तो हम जा पा रहे हैं। अब वहीं पर आप सोचो, आप अफ्रीकन देश में है, सोमालिया में है, आप जा सकते हो? आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या है, स्टेट इंटरफेरेंस ही नहीं रहता, वहां इतना एनआरकी है, एनआरकी ना जनरल टर्म। तो कहने का ये मतलब है, हम अगर ओबीडियंस करते हैं, राज्य हमसे क्या चाहता है, बस पालन करें, हम राज्य के जो नियम है उनका पालन करें, तभी बदले में राज्य क्या करता है, एक माहौल देता है जिसमें आपकी जो छूट होती है उसको आप इंजॉय कर पाते हैं। एक मूवी जाना, मैंने डिसाइड किया चलो मूवी चलते हैं, सभी लोग मिलते हैं मूवी चलते हैं, तो मैंने डिसाइड किया ना, राज्य तो नहीं कह रहा मूवी यो ले जाओ, नहीं जाओगे मूवी नहीं जाओगे। जैसे लॉकडाउन आप सबने देखा है, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि आपकी छूट को लिमिट कर दिया गया था, ठीक है, वो भी आपने पालन किया। क्यों? क्या? क्योंकि आप ही के भलाई के लिए था, वरना क्या होता, लॉकडाउन फैल, वो कोरोना वायरस फैल जाता। यस और नो? सर जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। एब्सोल्युटली। क्या मैं समझा पाया? सर यहाँ पे आप टेक्निकल ड्यूटीज को भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, एब्सोल्युटली। देखो ऐसा है ना, अब आप लोगों का जो दिमाग है ना वो मेच्योर हो चुका है, क्योंकि आप लोग एक फिलोसफर को पढ़ चुके हैं। सर ठीक है, वर्षा मैम ने क्या बोला है? वर्षा मैम दोबारा बोलो। हेलो, हाँ जी सर। दोबारा बोलो जो आपने बोला। सर फंडामेंटल ड्यूटीज को भी तो रख सकते हैं यहाँ पे। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं रख सकते हैं। अच्छा ये देखो कीवर्ड जो है, यहाँ का जो कीवर्ड हमने देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो स्टेट है, राज्य जो है, वो आपको जो भी सुरक्षा प्रदान करता है, सब कुछ जो भी आपको देता है, बदले में सिर्फ आपसे क्या चाहता है, Obedience। ओबीडियंस चाहता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी राज्य के कुछ नियम है समाज के, आपको उनको मानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। यहां पर याद रखना ये वाली लाइन, ये है प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर ओवर द एंड प्रोडक्ट। यानी कि जो लिबरलिज्म जो विचारधारा है वो क्या मानती है, वो मानती है प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर ओवर द एंड प्रोडक्ट। अब जरा मैं इसको आप लोगों को एक बार सिंपल वे में समझा दूं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं। देखो ऐसा होता है, एक होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श। आदर्श मतलब होता है हमेशा एंड गोल, ठीक है। जैसे आप किसी आईएएस अधिकारी से मिले, मानते हैं, तो आईएएस अधिकारी से आप मिले तो आप बड़े प्रभावित हुए, फिर आपने जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। आपने क्या बना दिया जिंदगी का लक्ष्य, कि मुझे क्या बनना है, IAS। तो ये आपका एंड हो गया ना, आपका एक आदर्श हो गया। वैसे ही हम सबके अलग अलग होते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो यानी कि आदर्श ज्यादा क्या होता है, ये एंड गोल होता है। एंड गोल मतलब आपकी जिंदगी का अंत जो है, मतलब आप इसको पाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन है, जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म को हम क्या माने, क्या ये एंड गोल है? तो यहां पर कहा गया है कि इसको एंड गोल नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि पहले तो याद रखो, मैंने अभी हमने पढ़ा था कि लिबरलिज्म जो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस में हम यहाँ कहें कि ऑनगोइंग प्रोसेस है वेयर मींस कैन जस्टिफाई द एंड। ओके गुड जी। देखिए लिबरलिज्म क्या है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा, क्योंकि इसको हम स्ट्रिक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, पहले जो आयु थी 21 साल, एडल्ट की अब कितनी है, 18 साल।
तो क्या है कि लिबरलिज्म में क्या है कि लिबरलिज्म में एंड गोल क्या होगा पता नहीं होता है, क्योंकि जब कोई भी कॉन्सेप्ट डायनेमिक होता है ना, अब जैसे आपने आईएएस बनना है, आप खूब तैयारी कर रहे हो, कभी कभी नहीं हो पाता है। ऐसा थोड़ा है जो आईएएस में पूरी मेहनत लगा देता है उसका हो जाता है, नहीं हो पाता है, राइट। तो कहने का ये मतलब है जो लिबरलिज्म है उसको हम प्रोसीजर के आधार पे देखते हैं। अगर इसका जो प्रोसीजर है अगर वो सही है तो हम लिबरलिज्म को सही मानते हैं, क्योंकि देखो छूट जो होती है ना, छूट जो होती है वो सिर्फ प्रयत्न में टिकी हुई होती है। अब इसको कैसे समझेंगे, वही बात है, आपके पास छूट है, आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको छूट देता है ना कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। आप मुझे बताओ, आप कहोगे मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, और वहीं पर आप कहोगे यार मुझे ना बम बनाना है, मुझे क्या बनाना है, बम। आप यूट्यूब से बम बनाना सीख रहे हो। अब मुझे बताओ एक आईएएस बनने वाला जो आप प्रक्रिया कर रहे हो, यानी कि पढ़ाई कर रहे हो, वो एक प्रक्रिया होगी आपकी स्टडी करना, और यहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हो, पर कौन सी कर रहे हो, बम बनाने वाली। तो बताओ कौन सी स्टडी को जेन्युइन माना जाएगा। सर ऑब्वियसली आईएएस में ना, क्योंकि वो स्टेट को हार्म तो नहीं कर रही ना। हाँ, यानी कि दोनों में क्या है ना, क्योंकि फिर वो तो आगे की बात है ना, परिणाम क्या होगा वो तो आगे होता है, परिणाम क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा। पर यहाँ पर आप देखो कि जो छूट है उसको कैसे ये ठहराया जाएगा क्या वो सही है या गलत है। तो उस छूट को सही या गलत ठहराने के लिए आपको उसके जो प्रयत्न है, उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको देखना होता है। अगर आपकी प्रक्रिया अच्छी है तो वो लिबर्टी को अच्छा माना जाएगा, अगर आपकी प्रक्रिया गलत है तो उसको गलत माना जाएगा। क्या मैं समझा पाया, समझ में आई जी आप लोगों सर। को। सर Yes, sir. अब देखो थ्योरी में डालो, अब वही पॉइंट को थ्योरी में देखो। क्या है कि जो लिबरलिज्म है, ये जो विचारधारा है, ये करती है प्राथमिकता देती है प्रोसीजर पे। प्राथमिकता किस पे देती है, एंड प्रोडक्ट पे। प्रोसीजर ये पहले स्टार्टिंग पे देती है द वे दैट यू आर फॉलोइंग। हाँ ये मतलब नहीं इस, देखना कि परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या आना है, लेकिन जो वे आप फॉलो कर रहे हो पहले वो ही अगर गलत होगा तो परिणाम भी तो गलत ही आएगा। हमें स्टार्टिंग से बेटर है आप इसको प्रक्रिया बोलिए, प्रोसीजर बोलिए। ठीक है, यानी कि लिबरलिज्म की विचारधारा वाले जो लोग हैं वो प्रक्रिया पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, और वो समझते हैं कि जो भी है उस आधार पे उसको परिभाषित करते हैं, मतलब प्रक्रिया पे। जैसे याद करिए, इसका एक एग्जांपल और भी है आपका, कि जब मैंने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि आजादी की बात उठी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात उठी थी, तो उसको सही माना गया। लोगों के बीच वो सही 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 धारणा थी, क्योंकि लोगों ने देखा था जो हमारे सर्फ डम वाली क्लास थी, सर्फ डम यानी कि जो किसान वर्ग था, उसको ये भी अधिकार नहीं था कि वो किससे शादी करे। ठीक है, उसको ये भी अधिकार नहीं था वो किससे शादी करे। तो क्या था, उसका शोषण हो रहा था, तो इसी ने क्या करा, उसने कहा आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। तो उस समय आजादी सबको लगा ये बहुत बढ़िया है, प्रोसीजर क्या है, आजादी का, हमें आजादी मिलनी चाहिए, हम अपने इच्छा से काम करें। हालांकि आगे चल के हमने देखा कि प्रक्रिया को सही माना गया, परंतु आगे चल के एक नई विचारधारा जन्म लेती है समाज में, वो है कैपिटलिज्म। वो क्या है, कैपिटलिज्म। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आईएएस का, आप तैयारी करते हैं, नहीं हो पाया, तो कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, परंतु हम ये देखते हैं दूरदृष्टि, अपना विजन के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर ये अच्छा काम है, यानी कि आईएएस की तैयारी करना अच्छा काम है, समाज के लिए अच्छा ही करेगा ये बंदा, कल मानते हैं इसका आईएएस में नहीं हो पाया पर ये समाज के लिए अच्छा ही काम करेगा, तो यहाँ पर उस आधार पे उसको लिबरलिज्म दे दिया जाएगा, उसको लिबर्टी दे दी जाएगी। यानी कि लिबर्टी किस पे टिकी हुई है, प्रोसीजर में, प्रक्रिया पे। यू गॉट द पॉइंट। जी सर। उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सारा तवज्जो किस में दिया गया, लेजस फेरे में। लेजस फेरे मतलब आर्थिक आधार पे बिल्कुल आजादी, स्टेट का ना के बराबर इंटरफेरेंस, राज्य का बिल्कुल ना के बराबर इंटरफेरेंस। तो हुआ क्या, एक नए क्लास ने जन्म लिया जो क्या कहलाया, कैपिटलिस्ट। ठीक है। चले, अब ये देखिए लिखा है, इट मींस इफ द प्रोसीजर फॉर अराइविंग एट अ डिसीजन इज राइट, यानी कि आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, द डिसीजन में बी एक्सेप्टेड टू बी राइट। अब वो ये मैं बम बना रहा हूं, तो क्या उसको अच्छा माना जाएगा,
ठीक है। हाँ। तो लिबरल व्यू क्या होता है, जो लोग ये लिबरलिज्म विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं वो आजादी पे महत्व देते हैं, समानता पे महत्व देते हैं, न्याय पे महत्व देते हैं, लोकतंत्र में महत्व देते हैं। तो वो इन सब जो प्रोसीजर, क्योंकि ध्यान से देखो, आजादी, समानता, न्याय, डेमोक्रेसी, ये सब का सब एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। और इस सब को आप देखोगे ये लोग क्या मानते हैं, सर्च फॉर अ राइट प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसीजर है ये सही है। अगर ये प्रोसीजर सही है तो ऑब्वियसली आगे चल के भी इनका सही होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब आप पता है भारत में लड़ाई किस लिए हुई थी, भारत में जो लड़ाई किसकी थी, आजादी की थी, नहीं थी? यस सर। तो यानी कि जो आजादी की वो लड़ाई कर रहे थे तो वो नैतिक भी थी, यानी कि वो लीगल भी थी और इलीगल भी थी। अब मुझे कैसे, आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं, जो जिन्होंने आईएनसी बनाया था, जो मॉडरेट क्लास थी, मॉडरेट क्लास क्या करती थी, कोई भी अपना जो रोष होता था, यानी कि जो भी वो डिसअप्रूवल होता था, वो कैसे प्रस्तुत करते थे, ट्रिपल पी से, सर यस सर, सेफ्टी वॉल्व की तरह, यानी कि प्रेयर, पेटिशन, पिटीशन प्रोटेस्ट। और तो 3 के 3 लीगल हो गया। वैसे इलीगल में आ जाइए आप, जो आपके रिवॉल्यूशनरी क्लास आई थी, जैसे कि भगत सिंह, इस तरह के लोग, तो इन्होंने क्या करा, मारना शुरू किया। तो किसी को भी मारना, आपको नहीं लगता ये लीगल हो सकता है, किसी को भी मारना? नहीं ना। No, sir. तो इसीलिए क्या हुआ, जब आजादी की प्रक्रिया की बात की जाए, मांग है आजादी की, देखो जो इलीगल है भगत सिंह टाइप के लोग, या जो मॉडरेट हैं महात्मा गांधी टाइप के लोग, दोनों का जो मांग थी वो आजादी थी। दोनों की मांग क्या थी, आजादी थी। परंतु लीगल किसको माना गया, सही किसको माना गया, किस किस प्रक्रिया को सही माना गया, मॉडरेट्स वाली। मॉडरेट्स वाली। ठीक है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमेशा लिबरलिज्म में जो तवज्जो दिया जाता है, जिस आधार पर लिबरलिज्म को सही और गलत माना जाता है, वो क्या होता है, प्रोसीजर। ठीक है। यानी कि लिबरलिज्म विचारधारा में हमेशा प्रक्रिया को देखा जाता है, अंत क्या होगा इसको कभी भी पूरा नहीं माना जाता है। पूरा नहीं माना जाता मतलब ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है समाज के अनुसार। क्या मैं समझा पाया? और कोई भी चीज समाज के अनुसार परिवर्तित होगी तो वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी, कभी भी एब्सोल्यूट, समाज के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहेंगे। इसीलिए आपका कभी भी जो लिबर्टी होती है वो पूरी तरह से नहीं दी जाती। क्या मैं समझा पाया? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यस सर। यस। आप Yes, sir. यहाँ पर देखो, लिबरलिज्म आर्टिकल 19, आप जानते हैं लिबरलिज्म प्रमोट सिविल लिबर्टी, हमारी सिविल लिबर्टी आर्टिकल 19 में है। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस हैं, मूवमेंट है, पर्सनल फ्रीडम है। ठीक है, अब पर्सनल फ्रीडम में क्या होता है कि बिना वारंट के आपके घर में ना तलाशी ली जा सकती है, ना आप पे गिरफ्तारी की जा सकती है। यस और नो? अगर आपके घर में कोई तलाशी करवानी है या आपको अरेस्ट करना है तो पहले क्या लाना पड़ता है, वारंट। वारंट। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, कोई भी जो आपके अगेंस्ट कार्रवाई होती है तो उसमें एक लीगल और जुडिशियल प्रोसीजर होता है। यस और नो? जैसे आपको गिरफ्तार चाहे पुलिस करेगी, पर पुलिस आपको कभी भी जेल नहीं भेज सकती। जेल कौन भेजेगा, न्याय पालिका। देखो, अब यहाँ पर कोई भी राज्य कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है, कोई रोक लगाता है, वो मैं पहले ही बता दिया, राज्य अगर कोई भी रोक लगाएगा किसी भी इंडिविजुअल पे, वो इससे लगाता है कि औरों की जो आज़ादी है वो सबको मिल पाए, औरों की जो आज़ादी है वो सबको मिल पाए। जैसे मैंने बोला ना, अब मानते हैं मार्केट में घूम रहे हैं, अचानक से एक आदमी आ गया बंदूक लेके और हवाई फायर कर रहा है, तो उसको क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी, उसे गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ लेगी उसको, जिससे कि आप सभी लोग जो घूम रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यानी कि किसी व्यक्ति की अगर लिबर्टी छीनी जाती है वो इसलिए छीनी जाती है कि बाकी लोगों की लिबर्टी जो है वो हैम्पर ना हो। क्या मैं समझा पाया? जी सर। Yes, sir. तो यहीं से तो आपको समझ में आ रहा है कि अब देखो, आपको एक नई चीज समझ में आ गई, लिबर्टी ही असल में लॉ को जन्म देती है। लिबर्टी ही असल में लॉ को, क्योंकि लिबर्टी में क्या होता है, नो लॉ नो लिबर्टी, नो हाँ लॉ नो लिबर्टी, तभी ये एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्योंकि देखिए लिबर्टी क्या है, आदमी क्या होता है, अलग अलग वर्च्यू का होता है, किसी के अंदर एक्चुअल विल बहुत ज्यादा होती है ना, एक्चुअल विल बहुत ज्यादा होती है तो वो गलत काम करने लग जाएगा समाज में। तो इसीलिए समाज में एक लॉ बनाया जाता है। तो अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, लॉ। नो लॉ नो लिबर्टी।
अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आपको पिक्चर देखो, पिक्चर में एक अमीर आदमी दिख रहा है और एक गरीब आदमी दिख रहा है, और गरीब आदमी से ये हाथ मिला रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक डिग्निटी, स्वाभिमान की बात दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्वाभिमान का जो पहलू है वो एक गरीब आदमी की तरफ आ रहा है। देखो, यानी कि गरीब आदमी ने कुछ ऐसा किया होगा कि ये आदमी खुश हो गया और उसको अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो ये इसके स्वाभिमान की बात है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो लिबरलिज्म है ये फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा बचा के रखता है। अब देखो इसको जरा समझो, ठीक है, इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। मैरिज, आपको पता है मैरिज जो होती है, मैरिज एक एक्ट होती है 1955 के तहत। मैरिज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको पता है ये बात? पता ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, वो सोचते हैं ये प्यार है। प्यार है, वो इमोशंस हैं, वो छोड़िए। अगर मैं लीगल लैंग्वेज में देखूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है, और अगर आपके पास मैरिज सर इसको सर्टिफिकेट, लीगलाइज करते हैं, एक्चुअली ये लीगलाइज होता है तभी हम जब भी बाहर जाते हैं, कोई भी कपल अगर बाहर जाता है तो वो एक मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट कि लीगलाइज्ड है कि हम दोनों एक दूसरे को बाउंड हैं बाहर जाके अगर कुछ। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। जो ये मैरिज सर्टिफिकेट होता है, आप देखिए ये असल में क्या होता है ना कि आपकी जो, अभी मैं एक 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 हल्का सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, थोड़ी सी लॉ की तरफ ले जाता हूँ आपको। एक होता है शब्द एलिमनी, कहते हैं उसे, ठीक है। एलिमनी का मतलब होता है जैसे कभी हस्बैंड वाइफ में नहीं बन पाई, अब रीजन कुछ भी हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो उसमें क्या होता है 50% जो है, 50% प्रॉपर्टी की हकदार होती है कौन? वाइफ। और हस्बैंड ने जब ये शादी करी है उसी दिन से ये लागू हो जाता है कि हस्बैंड की 50% प्रॉपर्टी में वाइफ का बराबर योगदान होता है, ठीक है। और अगर उनके बच्चे हैं, तो बच्चों का हमेशा लालन पालन जो है, यानी कि खर्चा जो है, वो कौन देगा? हस्बैंड, चाहे डिवोर्स भी क्यों नहीं हो जाए, ठीक है। हालांकि वो कंडीशन होती है कि अगर वाइफ ने कहीं और शादी कर ली, अब होता है आजकल लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर वो चीज सिस्टम खत्म होता है। परंतु यहाँ से क्या समझ जाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको लगता है कि जो मैरिज में जब जो मैरिज होती है उसमें जबरदस्ती होती है? मुझे तो नहीं लगता आज के समय में जबरदस्ती होती है। एक लड़का लड़की बिल्कुल इजीली पूरा परिवार मिलकर शादी तय करता है, या सुनो, शादी तय करता है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। होते हैं क्या ऑब्लिगेशंस? No, sir. कि भैया आप पे जबरदस्ती की जा रही है शादी करो, आप खुद ही करते हैं ना। तो जब आप खुद ही करते हैं शादी, ठीक है, तो इस शादी को फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कौन रखता है? स्टेट। क्योंकि अगर आप में से हस्बैंड वाइफ के बीच दिक्कत हो गई है, कुछ हो गया है, तो आप किसके पास जाओगे? आप कोर्ट के पास जाओगे, यस और नो? आजकल क्या होता है, आजकल फैमिली कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। आजकल के क्या होता है, फैमिली कोर्ट्स होती है। इसको जरा ध्यान से दिखा रहा हूँ मैं आपको एक चीज पूरी। देखो, अगर मैं स्टेट बोलूँ, स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। और जुडिशियल में ये याद रखिएगा कि जुडिशियल जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में काम करता है, तब वो स्टेट का पार्ट होता है, ठीक है। बट जब वो जस्टिस देता है तो वो स्टेट का पार्ट नहीं होता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? सर रिपीट करेंगे एक बार प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? स्टेट जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है तो वो स्टेट का पार्ट होता है, जी पर जब वो जस्टिस देता है तब वो स्टेट का पार्ट नहीं होता है। हाँ सर, वो सबको इक्वल तो नहीं रख सकता ना। हाँ, अब इसमें ये तो मैं गलत बात, ये वाला जो मुद्दा है ना कि जस्ट जुडिशियल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है या जस्टिस का पार्ट नहीं है, इसमें मैं कभी अलग चर्चा करूंगा क्योंकि आपने बहुत लंबा है। फिलहाल इतना याद रखना, जब वो जस्टिस देता है, न्याय देता है, तब वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तब वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको शादी वाली बात, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। तो आप क्या करोगे? आप, अगर आपकी शादी टूटती है तो आप कहाँ जाते हो? कोर्ट। कोर्ट में गए आप, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट आपको न्याय दिलाएगा। अब कोर्ट आपको न्याय क्यों दिला रहा है? कौन होता है कोर्ट? क्योंकि कोर्ट आप ही ने क्या करा था, एक कॉन्ट्रैक्ट करके संविधान बनाया था, तो जुडिशियल आप ही ने दिया है। अब जुडिशियल जो भी आपसे कहेगा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशियल एक अथॉरिटी है। जुडिशियल क्या है? एक, और अथॉरिटी आपसे क्या उम्मीद करती है, आप क्या करोगे? ओबीडियंस मतलब या, पालन। अब ध्यान से सुनना, अब है ट्विस्ट इसमें। याद करो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ
जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब स्टेट कहीं नहीं था, यानी कि शादी आपकी इच्छा से हुई, तो यहाँ पर आपकी लिबर्टी थी, यहाँ पर आपकी क्या थी, लिबर्टी। अब देखो वो बात अलग है कि आपके घर वालों ने जबरदस्ती करा दी, उसको हम कंसीडर नहीं करते अभी, हम बस स्टेट को कंसीडर करते हैं। एक बात बताइए, शादी कराते समय स्टेट बीच में आता है? वो कहता नहीं नहीं तुम दोनों शादी करोगे, हम नहीं जानते। स्टेट का भी लॉ बनाता है कि अब से इंटरकास्ट मैरिज ही की जाएंगी जिससे कि कास्टिज्म खत्म हो। क्या स्टेट आता है ऐसे बीच में? नहीं ना। No, sir. जैसे बीच में एक ने राय दी थी, आपको पता है ये बात, ये 2-3 साल हो गए, तो उसने बड़ा अच्छा, उसने कहा पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ कर देना चाहिए, तो अगले 20 सालों में कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। देखो लॉजिक तो था बात पे, यस और नो, लॉजिक तो था। बिल्कुल सर, बात भी सही है सर, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है ये तो। हाँ मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस तो बहुत है अब। मतलब उसमें इंटर रिलीजन तो नहीं डाला उन्होंने, इंटर कास्ट डाला था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पढ़कर। मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि मैंने लॉजिक समझा ना, मैंने कहा बात तो सही है, हालांकि उसको नहीं डाला गया। तो देखा, जब ये शादी हुई, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आपके कॉन्शियसनेस से हुआ, कोई स्टेट ने इंटरफेरेंस नहीं किया था। पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट टूटने लगता है, तो दिक्कत होने लगती है, तो फिर आ जाता है स्टेट, और स्टेट क्या करता है यहाँ पर, फिर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करता है। तो देखो आपके पास आजादी है किसी के साथ शादी करने की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की, पर जब शादी टूटेगी फिर आता है स्टेट पिक्चर में। क्योंकि स्टेट पिक्चर में इसलिए आता है क्योंकि आपके साथ कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है वाइफ को छोड़ दिया उसने, वाइफ को कुछ नहीं दिया लड़के ने, है ना, तो गलत नहीं हो जाएगा वाइफ के साथ। तो ध्यान से देखना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जब आप शादी कर रहे हैं, तो वहां पर स्टेट पिक्चर में था ही नहीं, वहां पर आपको पूरी लिबर्टी थी, यस और नो, ये नहीं थी। बस एक आध कंडीशन थी कि आपकी उम्र, लड़की की उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और लड़के की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21। बस यही तो कहा स्टेट ने, और तो स्टेट बीच में नहीं बढ़ा ना, तुमने नहीं 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 तुम इससे शादी, तुम्हारी जो इच्छा, तुम हिंदू से करो, मुस्लिम से करो, इंटर कास्ट छोड़ो, इंटर रिलीजन भी करोगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आप खुद स्टेट के पास गए, तो स्टेट आपको बचाएगा। तो यहां पर क्या होगा, जो आपकी लिबर्टी होती है, हस्बैंड से, हस्बैंड ऐसा नहीं कह सकता मैं नहीं दे रहा अपनी प्रॉपर्टी, फिर उसको देनी पड़ेगी। तो आपको समझ में आया कि ये भी एक लिबर्टी होती है कि कभी आप कॉन्ट्रैक्ट खुद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर संभाल के कौन रखता है, स्टेट। इसलिए शादी करी आपने, फिर शादी के बाद आप रजिस्ट्रार के पास जाके करते हैं ना, रजिस्टर करते हैं अपनी शादी को। तो जहां आपने अपनी शादी को रजिस्टर कर दिया, तो आपने खुद क्या करा, अपना मुद्दा किसको दे दिया, सर कोर्ट को, कस्टेडियन की तरह काम कर रहा है ना सर फिर। हाँ मतलब स्टेट को दे दिया, यहाँ पर स्टेट बोलिए वो ज्यादा बेटर रहेगा, स्टेट को दे दिया। स्टेट, अब स्टेट क्या करेगा, कस्टेडियन। हाँ स्टेट कस्टोडियन की तरह काम करेगा, बिल्कुल सही। जब तक कुछ गलत नहीं है कोई बात नहीं, स्टेट आपको कहेगा एंजॉय करो, जहां गलत होगा तो पिक्चर में कौन आएगा, स्टेट। तो यानी कि यहाँ पर डिग्निटी की बात होती है, कोई महिला है वो अपना घर बार छोड़ के सब आ गई, अब सोच लिए छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं उसके, फिर वो कहाँ जाएगी, घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अब तो घर वाले तो क्यों करेंगे, तो वो फंस गई ना, तो उसकी डिग्निटी कौन बचा के रखता है, स्टेट। तो यहाँ से कीवर्ड मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम समाज में कोई भी काम करते हैं तो हमें छूट है, बिल्कुल छूट है। यानी कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शादी, तो हम शादी करते हैं, पर जैसे ही हमने शादी को रजिस्टर कराया तो स्टेट पिक्चर में आएगा। स्टेट क्या करेगा, आप में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, पर वहीं पर अगर गलत होगा, आपकी डिग्निटी पे आंच आएगी, चाहे हस्बैंड की डिग्निटी हो चाहे वाइफ की डिग्निटी हो, तो वहां पर कौन पिक्चर में आएगा, सर जैसे हम कोलेटरल्स नहीं देते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखो ये लाइन पढ़ो जरा, ये और क्लियर हो जाएगी। देखो कॉम्प्रोमाइज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल शैल बी वॉइड, यानी कि अगर किसी भी तरह से किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल खारिज। यस और नो, क्लियर हो गया। इससे अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तो यहाँ से आपको क्या, वो भी करना होता है, तो बीच में एक बंदे की गारंटी होती है, तो यहाँ बिल्कुल। पे स्टेट की गारंटी हो गई, कोलेटरल की तरह काम करेगा। तो लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जहां पर स्टेट का भी बड़ा महत्व होता है भैया। स्टेट का महत्व कैसे होता है, जब भी लोगों की डिग्निटी की बात आएगी, किसकी, लोगों के स्वाभिमान की बात आएगी, लोगों के और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाया जाएगा, गौरव पे ठेस पहुंचाया जाएगा, तो वहां पर फिर स्टेट क्या करेगा, एक अथॉरिटी की, एक टोटलिटेरियन की भूमिका में आ जाएगा, फिर वो आपको पूरा अधिकार छीनने लग जाता है। यस और नो, क्लियर हो गया, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। फिर जैसे हल्द्वानी में अभी वो जो रॉयल्स हुए थे, तो स्टेट ही बीच में आया, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे ना स्टेट। और यहाँ पर देखा लिबरलिज्म में ही होता है, इसी विचारधारा में होता है कि जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं, जैसे आपकी पब्लिक पॉलिसी मतलब जो सरकार बनाती है, जैसे मनरेगा होगा, मनरेगा हो गया सबसे बेस्ट, और भी है,
शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फ्री बार्गेनिंग, यानी कि आपकी कोई भी पॉलिसी लाई जाती है, सरकार कोई भी पॉलिसी लाएगी, स्टेट कोई भी पॉलिसी लाएगा, क्या वो ऐसा लाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी, क्या ये सिर्फ हिंदू के लिए होगी, ऐसा लाएगा? तो हाँ सर। जहां पर लिबरलिज्म विचारधारा होती है वहां पर जो भी पॉलिसी लाई जाती है उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, ना ही जाति के आधार पे ना ही धर्म के आधार पे। इसीलिए हम कहते हैं जो नाजिज्म है, जो नाजिज्म था वहां पर लिबरलिज्म नहीं था, क्योंकि लिबरलिज्म का एक सिद्धांत क्या है कि जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाएंगी उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर नाजिज्म में क्या था, भेदभाव किया जा रहा था। किसके साथ भेदभाव किया जा रहा था? रेस जूस के Race. साथ। यहूदियों के साथ। देखो ये ना आइडियोलॉजीज को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ये समाज से बहुत जुड़ी होती है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए इसमें, फिर बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. आगे देखो, यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिविजुअल लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि राज्य के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया है वो क्यों किया है, आपने पढ़ा हुआ है, हम राज्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। जैसे याद करिए, अगर मैं 3 नाम लूं, कौन कौन से हैं? हॉब्स, लॉके। और लॉके और रूसो को मैं एक साथ क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों का थोड़ा एक सा ही मान्यता था, दोनों एब्सोल्यूट की बात नहीं करते थे, क्योंकि हॉब्स तो एब्सोल्यूट की बात करता था, ये सुनो। तो अगर मैं हॉब्स का देखूं तो हॉब्स का जो लिव्याथन है, हॉब्स का जो लिव्याथन है उसके पास पावर कैसी है, और लॉके और रूसो ने एब्सोल्यूट पावर की तो बात नहीं की थी। अब पढ़ के देखना आप, अब तो ये आपको समझ में आ रहा होगा एब्सोल्यूट की पावर। अब प्रॉब्लम क्या, पर तीनों में समानता क्या है, तीनों ने बात करी थी एसओएन की और तीनों ने करी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात, ये सुनो। तो तीनों ने अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है जिसके द्वारा स्टेट बनता है, तो तीनों ने कहा है कि लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा के रखेगा स्टेट, ये सुनो। यस सर। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट होता है लिबरलिज्म के केस में, लिबरलिज्म विचारधारा में जो राज्य की भूमिका होती है वो वही होती है जो राज्य असल में बनाया गया था। राज्य इसलिए बनाया गया था कि वो संरक्षण देगा, प्रोटेक्शन देगा लोगों को, लोगों की जिंदगी बचाएगा, लोगों की प्रॉपर्टी बचाएगा। तो लिबरलिज्म विचारधारा वो है जहां पर सच में जो राज्य बने हैं, राज्य वही भूमिका निभा रहे हैं। और राज्य क्यों बनाए गए थे, लोगों की जिंदगी, लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों की लिबर्टी में वो क्या करेगा, बचाव करेगा। क्या मैं समझा पाया? यस सर। इसीलिए जैसे, इसीलिए देखो मैं आप थोड़ा सा इसमें आ रहा हूँ, किसान बिल आए थे, याद करो, बीजेपी लेके आई थी, हालांकि वापस ले लिए थे, याद आ रहा? उसको हल्का सा यहाँ चर्चा करेंगे। इसमें हो क्या रहा था, जो हमारे स्टेट है, यानी कि अभी स्टेट प्रधानमंत्री जी को मैं स्टेट में ले रहा हूँ, तभी मैं स्टेट कह रहा हूँ, स्टेट क्या कर रही थी, इसमें प्राइवेटिज्म ज्यादा कर रही थी। क्या कर रही थी? तो प्राइवेटिज्म ज्यादा हो रहा था, तो खो क्या रहा था, इसीलिए लोगों ने इसका क्या कहा, क्योंकि स्टेट अपना रोल खत्म कर रहा था, स्टेट पीछे आ रहा था और प्राइवेट को ज्यादा फॉलो किया जा रहा था। क्योंकि स्टेट क्या करता है, स्टेट बीच में इंटरफेरेंस कैसे करता है, आपने एमएसपी का नाम सुना? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, तो इसीलिए लोग चिंतित हो गए थे, क्योंकि लोगों ने कहा हमने स्टेट बनाया क्यों है, हमने तो स्टेट इसलिए बनाया कि हमें प्रोटेक्शन देगा। अब ये कह रहा है कि आप लोग बीच में आपस में कर लो, मुझे कुछ नहीं करना, आप आपस में कर लो, मुझे कुछ नहीं करना। यानी कि वो लेजस फेरे की जो आइडियोलॉजी है, लेजस फेरे इनविजिबल हैंड में काम करता है। यस और नो, लेजस फेरे किस में काम करता है? इनविजिबल हैंड, डिमांड एंड सप्लाई। तो फिर लोगों ने कहा भैया फिर हमें स्टेट बना के फायदा क्या है, हम क्यों अपने अधिकारों को हमने इनको दे रखा है, स्टेट को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट हैं। यस और नो, और सोशलिस्ट विचारधारा में राज्य का होना अनिवार्य होता है। क्या मैं समझा पाया? हालांकि मैंने आपको एक किसान आंदोलन वाला जो किसान बिल है उसका एक ये पहलू दिखाया, इसमें एक और पहलू है, पर फिलहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है। अब ये तो आप इजीली पढ़ लोगे, जरा पढ़ो फटाफट। ये सारा पढ़ चुके हैं आप लोग, एक बार देखिएगा। यस सर पर सर लॉके वाली थ्योरी तो पढ़ा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नहीं पता था कि जॉन लॉक, देखो आप लोगों ने ज्यादातर जॉन लॉके के नाम आ रहे थे, यस है ना, आप लोग बोल रहे थे ना जॉन लॉके जॉन लॉके। Yes, sir. तो आप सोचिए, और मुझे उम्मीद है आपने पहले नहीं पढ़ा था, एम आई श्योर, एम आई राइट? यस सर। फिर भी आप लोग जॉन लॉके बोल रहे थे, यानी कि देखो अपने माइंड की कनेक्टिविटी, लिंकिंग देखो अपने माइंड की। तो ये होती है खूबसूरती, जब हम एक लिंकिंग पैटर्न से मतलब समझ समझ के पढ़ते हैं। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी, ठीक है।
अब आप खुद देखो, तो यानी कि अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ लिबरलिज्म कौन कौन है? जॉन लॉके, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, और ये सब के सब इंग्लिश फिलोसफर हैं। और लॉके के जैसे आइगेट आशु मैम कह रही थी, फादर ऑफ लिबरलिज्म लॉके। Yes, sir. अब देखो ये भी याद रखना, ये जितने भी हैं, जैसे एडम स्मिथ के बारे में याद करिए, हमने एक निमोनिक बनाया था कि हैदर अली से 1 साल छोटा। Yes, sir. 1773. 1723। 23. Sir, 23. Sorry, हाँ, 23. क्योंकि हैदर अली के लिए माना जाता है, क्योंकि श्योर तो नहीं है, पर हैदर अली के लिए माना जाता है 1722 में वो पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर ये जितने भी हैं, ये पहले विचारक रहे हैं जिन्होंने लिबरलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया है। और अच्छी बात क्या है कि सब के सब ये इंग्लिश फिलोसफर्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिबरलिज्म को ज्यादातर जो सपोर्ट हुआ है वो ब्रिटिश वाले एरिया से हुआ है। ठीक है, Best. अब ये जरा फटाफट पढ़ लो। एक व्यक्ति है स्मिथ, एडम स्मिथ, इनको हम क्या कहते हैं? Father of economics. और बेंथम तो आपको मैंने पढ़ा दिया। अब याद करिए, आपके सिलेबस में बेंथम है नहीं, फिर भी मैंने बेंथम पढ़ाया। क्यों पढ़ाया, अब आपको समझ में आ रहा है? Connectivity के लिए. हाँ, फाउंडर ऑफ Yes, sir. बेंथम ने क्या कहा था? मैक्सिमम प्लेजर टू मैक्सिमम, Greater number of pleasure to the greater number of people. बिल्कुल ठीक है। और सभी ने क्या डिफेंड किया है? प्रिंसिपल ऑफ लेसेस। Laissez-faire. और लेसेस फेरे क्या होता है? लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Economic affairs. ठीक है, लेसेस फेरे में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लीस्ट इंटरफेरेंस होता है। पॉलिटिकल में तो होता है, पॉलिटिकल में होता है, पर इकोनॉमिक में बिल्कुल लीस्ट। और यहाँ पर ये याद रखें, सारा मीन्स के लिए आपके, देयर आर दी फाउंडर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म विच इज कॉल्ड नेगेटिव। ध्यान से सुनना ये बात, ये जितने भी आपने नाम पढ़े हैं, एडम स्मिथ हो गया, लॉके हो गया, ठीक है, ये जितने भी नाम अभी आपने पढ़े, तो ये सब क्लासिकल लिबरलिज्म के फाउंडर हैं। और क्लासिकल लिबरलिज्म को ही कहा जाता है नेगेटिव लिबरलिज्म। ये बात अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि ज्यादातर जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसमें स्टेट से बचने की बात की जाती है, तो स्टेट को यहाँ पर नेगेटिव बनाया जाता है। इसीलिए क्लासिकल लिबरलिज्म को क्या कहा जाता है? नेगेटिव लिबरलिज्म, क्योंकि स्टेट को क्या बनाया जाता है यहाँ पर? नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि स्टेट क्या करता है, लोगों का जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो आम लोग होते हैं ना, उनको ये अपनी इच्छा से काम नहीं करने देता है। तो इसलिए क्या करो, स्टेट को पीछे कर दो और लोग अपने हिसाब से काम करेंगे फिर। तो याद रखिएगा, ये है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म। यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है? यहाँ पर स्टेट को नेगेटिव बनाया जाता है, यानी कि स्टेट को दूर रखा जाता है। स्टेट दूर रहेगा, इंटरफेयर ना के बराबर करेगा, और इंसानों को पूरी छूट मिलेगी। ये है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म। गॉट इट? सर एक बार दोबारा बता दीजिए क्लासिक वाला। क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब है ऐसा लिबरलिज्म जहां पर राज्य को विलेन बताया गया है। राज्य को क्या बताया गया है? विलेन। इसकी नकारात्मक भूमिका बताई गई है। ये माना जाता है कि राज्य क्या करता है? राज्य इंटरफेयर करता है और लोगों को जो उनका गुण होता है उसके हिसाब से काम नहीं करने देता है। क्योंकि देखो, ये जितने भी हैं, उस समय जो स्टेट होता था वो ज्यादातर एब्सोल्यूट पावर वाला होता था। जैसे थॉमस हॉब्स का नाम क्यों नहीं आ रहा इसमें? क्योंकि थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था? मेरा राजा क्या होगा? Absolute. एब्सोल्यूट। तो उस समय क्या होता था, इन लोगों ने ऐसी स्थिति देखी थी जिसमें एब्सोल्यूट पावर होती थी स्टेट के पास। स्टेट हर जगह घुसा रहता था। जैसे सर्फडम, याद आ रहा? सर्फडम के ऊपर कौन बैठे हैं? फ्यूडल लॉर्ड। तो सर्फडम को कुछ काम ही नहीं करने देते थे, तो इसीलिए इन्होंने राज्य को कहा कि राज्य को अलग किया जाए, छूट मिलनी चाहिए लोगों को। राज्य को नेगेटिव बनाया। क्या मैं समझा पाया आपको? जी सर एक बार तो वहाँ पे लेजिस्लेचर के बाद लिखा लीस्ट इंटरफेरेंस। कम से कम राज्य का कम से कम इंटरफेरेंस। जैसे पहले क्या होता था ना, जब आपका जब हम कहते थे हमारी इकोनॉमी जो है भारत की, वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। 1991 से पहले क्या थी? क्लोज्ड इकोनॉमी। मैंने देखा बहुत सारे जो बालक बालिकाएं हैं वो ये कह देते थे कि सर पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था, पहले भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, पर सिर्फ गवर्नमेंट चैनल से होता था, सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा होता था। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, हर जगह स्टेट इंटरफेरेंस था। पर अब आपको पता है 1991 के बाद स्टेट सिर्फ क्या करेगा, आपसे एक लाइसेंस बनवा देगा। मानते हैं मैं कल यूके के किसी बच्चे को पढ़ाऊं, कोई मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से कोई बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, क्या मुझे स्टेट से परमिशन मांगनी पड़ेगी? No, sir. मतलब ही नहीं। भाई स्टेट क्या करेगा, मेरे अकाउंट में जो वो डॉलर भेजेगा ऑब्वियसली वो ट्रेस हो जाएगा। तो मानते हैं मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ कि एक टैक्स स्लैब से ज्यादा जा रहा हूँ, तब स्टेट मुझसे कहेगा कि तुम इतना पैसा हमें दे दो जो तुम्हारा टैक्स है। ये सुनो, यस सर। बस
और ये देखो इन द लेट 19th सेंचुरी एक है बंदा हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, ये एक इंग्लिश फिलोसफर है। ये कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिव लिबरलिज्म है उसको कहीं ना कहीं एक रीअफर्म करते हैं, मतलब उसको एक नई दिशा में ले जाते हैं। नई दिशा में कैसे ले जाते हैं ये, इसको जोड़ते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस से, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, एक एम्पेरिकल अप्रोच देने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, एक इसको एम्पेरिकल अप्रोच में डालते हैं। नेचुरल साइंस मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब नेचुरल साइंसेज होती हैं जिसको हमारे सेंसेस क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जिसको हमारे सेंसेस ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल साइंसेस, ठीक है। तो ये जो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया क्लासिकल लिबरलिज्म में, तो इस मॉडिफिकेशन से एक हमें नया सिद्धांत दिखा, वो है आपका कैपिटलिज्म। क्योंकि कैपिटलिज्म में आप जानते हैं लॉजिक काम करता है, एक एम्पेरिकल अप्रोच काम करती है। कैसे करती है आप बताइए, मुझे बताइए। कहीं पर डिमांड है, डिमांड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब वहां डिमांड होती है, वहां पर मैं सप्लाई को कम कर दूं, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई को कम कर दूं, तो प्राइस क्या होगी बताओ। सर इंक्रीज और बढ़ेगा। और वैसी ही कंडीशन है कि सप्लाई को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो प्राइस क्या होगा, सर डिक्रीज। तो ये होता है और ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है, होता है, हम इसको ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आज भी चलता है ये। तो ये सब किस में आएगा, एम्पेरिकल अप्रोच में आएगा नहीं आएगा बताओ। इनविजिबल हैंड। ये एम्पेरिकल अप्रोच होगी नहीं होगी, होगी ना एम्पेरिकल अप्रोच, एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया ना। बिल्कुल। तो यही जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर का नाम याद रखना, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो नेगेटिव लिबरलिज्म है, इन्होंने इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंसेस कुछ एक नया वर्जन दिया। उस वर्जन को क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म आपका एक आर्थिक स्फेयर में चलता है, इकोनॉमिक स्फेयर में चलता है, ठीक है। इसका भी पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं होता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म सिद्धांत कहाँ काम करता है, इकोनॉमिक स्फेयर में। क्या मैं समझा पाया। हाँ जी सर। तो यहां से क्या सीखे आप, यहां से आप सीखे कि क्लासिकल लिबरलिज्म में अगर मैं नेचुरल साइंसेस को जोड़ता हूं तो मुझे एक नई विचारधारा मिली। क्या मिली, जो काम कहां करती है, इकोनॉमिक स्फेयर में, इकोनॉमिक। और यहां पर ये R&D करने वाले कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कैपिटलिज्म कभी भी एडम स्मिथ ने नहीं दिया था बॉस, कैपिटलिज्म तो बाद में आया, उसने उन्हें तो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया था, यस और नो। यानी कि असल में एडम स्मिथ ने क्लासिकल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका दिया था, क्या कहा मैंने, क्लासिकल लिबरलिज्म। एडम स्मिथ ने असल में दिया था क्लासिकल लिबरलिज्म, या जिसे आप क्या कह सकते हैं, नेगेटिव लिबरलिज्म, ठीक है। जैसे हम ज्यादातर कहते हैं कि एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म दिया, वो गलत है स्टेटमेंट। हर्बर्ट स्पेंसर वाज द मेन कल्प्रिट जिन्होंने कैपिटलिज्म बनाया। क्या मैं समझा पाया, यस और नो। तो एक बार जिस ले लेते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बस एक जिस ले लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, फिर इसको साइन आउट करते हैं। हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है, आज हमने बात करी है लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म एक राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा है ये। लिबरलिज्म में एक राजनीतिक विचारधारा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये एक डायनामिक है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए मैंने 368 को भी जोड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, लिबरलिज्म में हमने सबसे पुराना पढ़ा है, अभी स्टार्टिंग हमने कौन सी पढ़ी है, क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म में आपके जो नाम आते हैं, एडम स्मिथ का आता है, एडी, एडम स्मिथ, एएस, एडम स्मिथ, लॉके, यस, और भी हैं। अब हमें जी, जेरेमी बेंथम। अब क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या है, क्लासिकल लिबरलिज्म में आपने देखा यहाँ पर स्टेट को क्या बनाया गया है, नेगेटिव। अगर स्टेट को नेगेटिव बनाया है तो कहा गया है कि स्टेट का इंटरफेरेंस ना के बराबर होना चाहिए। और इसीलिए हमें दिखता है कि इस क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसको नेगेटिव भी बोला गया है, यहाँ पर एक हमारे क्या नाम था इसका, एक सेकंड, हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर। हमारे जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ये क्या करेंगे, ये इसमें नेचुरल साइंस को जोड़ेंगे, नेचुरल साइंस को जोड़ते हैं,
किस में जोड़ते हैं ये? सर क्लासिकल लिबरलिज्म में। क्लासिकल लिबरलिज्म में। फिर निकल के क्या आता है? कैपिटलिज्म। इसीलिए याद रखिएगा, आपके जो एडम स्मिथ हैं, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने कभी भी कैपिटलिज्म नहीं दिया था भैया, उन्होंने दिया था क्या? क्या? क्लासिकल लिबरलिज्म। अब देखो, आप देखो इकोनॉमिक्स कितनी समझ में आने लगेगी आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर। चलिए, बस बाकी रिवीजन रिवीजन करना आपने, ठीक है? और आइडियोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो यहीं से सेशन एंड करते हैं, ठीक है? सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।